वेलकम बैक नाजरीन। मैं बात कर रहा था कि जो नए चेंजेस के हवाले से एक ख़बर जो है वो मीडिया सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कोई नई कैटेगरीज जो है वो इंट्रोड्यूस की हैं। एक दो नहीं बल्कि 225 कैटेगरी और 31 न्यू कैटेगरी, इस किस्म की ख़बर जो है वो गर्दिश में है। तो उसके हवाले से मैं बात कर रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कॉल्स किए हैं इस हवाले से। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो कैटेगरीज हैं ये पहले से ही मौजूद हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, पूरे जो दुनिया के लोग हैं उनके लिए भी कैटेगरीज होती हैं। मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, 226 से भी ज़्यादा कैटेगरी हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली दे बीन दया पहले से ही मौजूद हैं। ये नहीं कि उन्होंने नई कैटेगरी बनाकर पेश की है या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए पेश की गई है। ये बात जो है ये गलत बयानी है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि चेंजेस आई हैं पिछले 2 साल से और वो चेंजेस सब के लिए आसान उन्होंने कर दिया। यानी कि स्टूडेंट वीज़े के लिए भी उन्होंने आसान कर दिया, वर्क परमिट के लिए भी कर दिया। जैसे ये इनोवेटर जो फाउंडर वीज़ा है, जैसे 50,000 का जो पहले होता था रिक्वायरमेंट, उसको भी उन्होंने कम कर दिया। जो सैलरीज होती हैं वो भी एक्चुअली इंक्रीज़ की हुई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ की जितनी जो एक किस्म की खबर फैलाई गई है। 800 चेंजेस एक में आई है कैटेगरी में और एक में 500 की चेंज आई है, इंक्रीज़ हुई है 500 जो है पाउंड के साथ। तो ये मैं बता रहा था कि चेंज जो थी बहुत बड़ी चेंज थी स्टूडेंट के हवाले से। पहले स्टूडेंट जो थे आज से 2 साल पहले वो इनफैक्ट आइल्स के बगैर यहाँ आ नहीं सकते थे, बीवी बच्चों को लेकर नहीं आ सकते थे। फिर उन्होंने ये नई इंट्रोडक्शन की जो PSW था, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आप ग्रेस पीरियड था 2 साल के बाद यहाँ का 2 साल का वीज़ा मिलेगा आपकी ग्रेजुएशन के बाद। तो आपको वो टाइम दिया जा रहा था कि 2 साल में आप वर्क परमिट ढूंढ लें। अगर वर्क परमिट आपको मिल जाता है तो उसमें आप फिर जो है वो 5 साल का वर्क परमिट होगा, उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस यहाँ की मिल जाएगी और 1 साल उसके बाद जो है आपको नेशनलिटी भी मिल जाएगी। यानी कि टोटल 6 साल के अरसे के बाद आप यहाँ के ब्रिटिश नेशनल भी हो सकते थे। ये तो बहुत बड़ी चेंज थी, ये पहले की थी, ये नई नहीं थी। उसके अलावा जो है बहुत बड़ी चेंज थी वो एक्चुअली थी वर्क परमिट के हवाले से। यहाँ पे वर्क परमिट के जो है ये हर शोबे में शॉर्टेज के हवाले से जो खबर फैल रही है ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बहुत सारी शॉर्टेज है और हर कैटेगरी में शॉर्टेज है और उसकी वजह से जो है इमिग्रेशन में नरमी लाई गई है और जो वर्क परमिट है वो लोग ले रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। पहले तो ये केयर वर्कर के काफ़ी लोग आए हैं, अब इनफैक्ट ये भी सिर्फ केयर वर्कर से लिमिटेड नहीं है और मुख्तलिफ जो बिज़नेस हैं उनको भी जो है ये स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है होम ऑफिस ने दे दिया है। याद रहे कि ये बहुत सारे, मैंने एक क्लाइंट था उन्होंने मुझे बताया जी वो कोई दुबई में ऐसी कंपनी है वो वर्क परमिट लेकर दे रही है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था लीगल, जिसमें उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो थी इनफैक्ट वो गलत बयानी थी, लोगों को सिर्फ जो है वो अपने जाल में फंसाने के लिए थी। वर्क परमिट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए यूके का एम्प्लॉयर जो है उसने फिर लाइसेंस होम ऑफिस से लेना है। अगर उनके पास होम ऑफिस से इजाज़त नहीं होगी बाहर से वो लोग लेकर आए तो वो फिर बाहर से लोग लेकर नहीं आ सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वर्क परमिट, कोई भी आपको वर्क परमिट दे रहा है तो पहले आप उनसे पूछें कि कौन सी कंपनी है, क्या वर्क परमिट है उनका और उनका लाइसेंस होम ऑफिस से जो जारी किया उसका नंबर क्या है। फिर आप उसको ऑनलाइन जाकर चेक भी कर सकते हैं कि क्या इस कंपनी के पास लाइसेंस है बाहर से लोग लेकर आने का, या फिर कंपनीज जो होती है इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट में जाकर आप देखें वहाँ पे ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इससे आप जो है ये वर्क परमिट का अगर कोई फ्रॉड आपको ऑफर कर रहा है तो वो बच सकते हैं। रिसेंटली हमारे पास यहाँ से इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एक कोई ग्रुप था ब्रिस्टल में और उन्होंने लोगों से वर्क परमिट की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि हम वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों से पहले से ही पैसे ले रहे थे और बाद में जब उन्होंने पैसे ले लिए तो इनफैक्ट पता चला कि ये टोटली फ्रॉड था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। इनफैक्ट लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने यहाँ तक जो पहले पैसे थोड़े से वो लेते थे उसके बाद फिर वो एक पेमेंट जो है वो इनफैक्ट एप्लीकेशन की जो रसीद होती है होम ऑफिस की, जब आप एप्लीकेशन जमा करते हैं तो वो आपको आती है नोटिफिकेशन, तो वो नोटिफिकेशन भी उन्होंने लोगों को भेजी हुई थी। उसमें उन्होंने किया क्या हुआ था कि किसी और एप्लीकेशन जो जमा हुई थी उसमें वो नोटिफिकेशन लेकर उसका जो नाम जो था दूसरे जो रियल एप्लीकेशन थी उसका नाम चेंज करके उन्होंने जो जिन लोगों से पैसे लिए थे उनका नाम वहाँ पे डाल दिया। लेकिन वो ऑब्वियसली लोगों को इतनी समझ नहीं होती है कि जो फॉर्मेट थी लैंग्वेज की, रिटन जो थी उसका स्क्रिप्ट था वो इनफैक्ट
इनफैक्ट नाम वाला और बाकी जो लिखा हुआ था इंग्लिश में वो स्क्रिप्ट में बहुत बड़े फ़र्क था। अगर आप गौर से देखें तो आपको स्ट्रेट में पता चल सकता था कि ये जो है इनफैक्ट जो ऐड किया गया नाम वहाँ पे पहले मौजूद ना था, क्योंकि होम ऑफिस की स्क्रिप्ट जो है वो बाकी जो लिखा हुआ था वो डिफरेंट स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेट थे डिफरेंट था, और ये जो नाम वाला था अल्फ़ाबेट डिफरेंट था। लेकिन ऑब्वियसली लोगों को इस बात की इल्म नहीं होता, क्योंकि वो होम ऑफिस का लोगो लगा हुआ था, होम ऑफिस का जो एक्चुअल वो नोटिफिकेशन तो होम ऑफिस का ही था लेकिन किसी और का था, तो उन्होंने नाम बदल के उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बहुत सारे पैसे जो हैं वो लोग ले गए हैं लोगों के, पता नहीं 16,000 पाउंड तक उन्होंने लोगों से वर्क परमिट का ले लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि B1 का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप वहाँ से आएगा सबसे पहले तो अगर आपको वर्क परमिट ऑफ़र कर रहा है तो वो अगर आपको ये नहीं कह रहा कि B1 आपको चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली जो है वो आपको गलत बयानी कर रहा है, कोई फ्रॉड चला रहा है, क्योंकि B1 जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। B1 के अलावा आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये और तो बाकी खासी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉर्मली ये होता है कि आपसे CV मांगेंगे और आपका एक इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे वो पूछेंगे कि आपको जिस फील्ड में आप वर्क परमिट ले रहे हैं क्या उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये चीज़ों का जो है ख्याल रखना चाहिए। वर्क परमिट का जो है बहुत बड़ा इस वक्त क्योंकि यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बहुत सारे जो हैं वो फ्रॉडी जो हैं वो भी इस फील्ड में आ चुके हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों से बहुत सारे पैसे ले रहे हैं। तो फिर इनफैक्ट इसका कोई इस किसी किस्म का आप एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादातर वो जो नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो नाम भी 2 नंबर के होते हैं, जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी 2 नंबर के होते हैं। और फिर अमेजिंग थिंग ये है कि वो इनफैक्ट अकाउंट्स में पैसे डलाते हैं, अकाउंट में पैसे डलाते हैं। लोग समझते हैं कि वो ये तो अकाउंट में पैसे डला रहा है, ऑब्वियसली इनका अपना अकाउंट होगा तो ये कहाँ भाग कर जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये ऐसे जो ये लोग क्या करते हैं कि स्कूल के जो बच्चे यंगस्टर्स कॉलेज गौर होते हैं उनके पास ये जाते हैं, उनको ये कहते हैं कि आप हमें अपना अकाउंट्स डिटेल दें, उसमें हम आपको 100 या 200 पाउंड जो है वो आपको देंगे। वो फिर उनका अकाउंट इस्तेमाल करेंगे, पैसे वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फिर जैसे ही वहाँ जाएंगे फिर अपने आगे किसी और अकाउंट में चले जाते हैं, और उन बच्चों को ये 100-200 पाउंड देकर बेसिकली जो है वो जो है उनके नाम इस्तेमाल करके ये फ्रॉड करते हैं। तो इन चीज़ों से ख़बरदार रहें। इसीलिए हम ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही होता है कि आपको बताएं कि चेंजेस क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट आपको आपके इल्म में होंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई आपको मुख्तलिफ़ किस्म का कोई अल्टरनेटिव किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं ऐसे भी ये भी कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली फिर जो है आपसे गलत बयानी कर रहा है। तो ये और जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनके हवाले से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको आगाह करें कि ऐसी जो लोग हैं उनसे आप बच कर रहें, क्योंकि ऑब्वियसली 16,000 पाउंड बहुत ज़्यादा रकम होती है। आप तो किसी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि एक जो क्लाइंट हमारे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया वो इनफैक्ट किसी तीसरे आदमी की, पाकिस्तान से गरीब लोग थे तो उनकी वो मदद कर रहे थे, और वो 16,000 पाउंड देकर उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 16,000 भी गया और वो जो आदमी जिसकी मदद कर थे वो बेचारे वहाँ के वहीं रह गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो अगर ऐसा कोई काम करना चाहते हैं या किसी को लेकर आना चाहते हैं, आप किसी प्रोफेशनल से पहले राब्ता कर लें। एप्लीकेशन अगर नहीं भी करना चाहते हैं उनके थ्रू, उनसे इंफॉर्मेशन ले लें। इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ लोग जो है वो इनफैक्ट फ्री भी प्रोवाइड करते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन उन्होंने फ्री रखा हुआ होता है कि अगर आप आते हैं तो हम आपको फ्री एडवाइस देंगे। कुछ लोग जो है मिनिमम फ़ीस लेते हैं 30 से लेकर 50 पाउंड जो है एडवाइस के। तो बेहतर यही होता है कि आप 16,000 इन्वेस्ट करने से पहले अगर 50 पाउंड अगर आप देकर एडवाइस प्रॉपर्ली ले लें कि इसका तौर तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप को पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अगर कोई आपको कुछ भी ऑफ़र करता है तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि ये चीज़ें आप कैसे करेंगे, ये सबूत आप बताएं हमें, लाइसेंस दिखाएं, तो उससे फिर जो है आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये सच है या गलत है। जैसे मैंने कहा कि उसके अलावा जो चेंजेस हैं वो ये 50,000 का जो वीज़ा है इसमें चेंजेस आई हैं कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था 50,000 पाउंड, और इंडोर्समेंट बॉडी से आपको वो जो है वो अपना प्लान को इंडोर्स कराना था। अब उन्होंने ये 50,000 की रिक्वायरमेंट निकाल दी है। आपके पास कुछ भी पैसे हों तो वो चलेगा। तकरीबन जो है 2,870 जो है ये आपके अकाउंट में 28 दिन के लिए होना चाहिए, और उसके अलावा जो है
इंडोस जो है आपका प्लान जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको इंडोसिंग बॉडीज़ हैं उस एरिया की जिसमें आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उनसे आपको इंडोसमेंट करानी पड़ेगी। अपना प्लान अगर इंडोस हो जाता है तो उसके 20 पॉइंट आपको मिलेंगे। यहाँ ये इनफैक्ट टोटल पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ये। यहाँ पे 70 पॉइंट्स जो हैं, 70 पॉइंट्स आपको चाहिए, 10 आपके इंग्लिश के होंगे। तो इस तरह ये जो है ये पॉइंट होने चाहिए। अगर आपको कोई इसमें भी जो है वर्गला रहा है या गलत बयानी कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि 70 पॉइंट्स जो है आपने पूरे करने हैं। जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है आपका प्लान वायबल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। कोई ये नहीं कि आप यहाँ पे आकर दुकान ओपन करना चाहते हैं या कोई छोटी मोटी बिज़नेस करना चाहते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी मौजूद है, तो फिर आपको आपका जो प्लान है वो वायबल नहीं है और उसमें आपको जो है वो इंडोसिंग बॉडी जो है इंडोस नहीं करेगी। तो ये एक एरिया है जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी शॉर्टेज मौजूद है, जो मैंने कहा है कि जो ख़बर शॉर्टेज के हवाले से गर्दिश कर रही है, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हर एरिया में, ये तो मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में भी बताता हूँ कि हर एरिया में यहाँ पे शॉर्टेज है। जो है जो स्किल्ड वर्कर है उनकी भी शॉर्टेज है, जो मैनुअल वर्कर हैं उनकी भी शॉर्टेज है। क्योंकि जब ये यूरोप से निकले थे तो बहुत सारे यूरोपियन वापस चले गए और फिर यहाँ पे क्योंकि इन्होंने इमिग्रेशन भी बड़ा अरसा, तकरीबन 10 साल के अरसा एक बहुत स्ट्रिक्ट की हुई थी, तो लोग बाहर से भी नहीं आ सकते थे यहाँ पे। फिर जो रह रहे थे उनको भी वापस जाना पड़ा, क्योंकि अगर आपको अकोमोडेशन जो है वो ओनर जो होगा वो आपको अकोमोडेशन भी नहीं ऑफ़र कर सकता था जब तक आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट ना हो, काम भी नहीं ऑफ़र कर सकते थे जब तक आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट ना हो। तो वो फ़ाइन उन्होंने कर दिया था ओनर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। तो उसके हवाले से भी बहुत सारे लोग कुछ चले गए, कुछ उन्होंने रिपोर्ट कर दिए। तो बहुत सारी शॉर्टेज जो है वो हर कैटेगरी में यहाँ पे मौजूद है। और उसके हवाले से सिर्फ इन्होंने ये किया है कि इमिग्रेशन की जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी उनमें नरमी इन्होंने पैदा कर दी है और नरमी की वजह से बहुत सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन मैं जैसे हमेशा ये आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली उन लोगों का काम है जो डेली ये काम करते हैं। इमिग्रेशन के जो लॉयर्स हैं वो इनफैक्ट तब्दीली के बारे में भी जानते होते हैं, इनफैक्ट उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानते होते हैं। आपको क्या चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सही तरीके से सिर्फ वही आपको गाइड कर सकते हैं। एक एजेंट जो बैठा हुआ है जिसने खबर सुन ली कि ये चेंजेस आ चुकी हैं और उसे पूरी तरह इल्म भी नहीं है कि एलिजिबिलिटी या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, तो वो अपनी तरफ से ही लोगों को गलत बयानी करके उनसे पैसे लेकर कोई एप्लीकेशन कर देता है। हो सकता है कि वो एप्लीकेशन अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते तो वो एप्लीकेशन करने से पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी, वो सही तरीके से आपकी वो पूरी करते, फिर एप्लीकेशन करते तो आपका एप्लीकेशन अलाउ भी हो सकता था। जब ये एजेंट को जब, क्योंकि आप खुद इतनी खबर नहीं होती है और वो फिर एप्लीकेशन तो कर देता है, जब वो करेगा तो गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा, गलत डॉक्यूमेंट दे देगा, तो आपका जो काम हो सकता था उसको भी वो बिगाड़ देता है। क्योंकि एक दफ़ा एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास चला जाता है तो होम ऑफिस के पास वो रिकॉर्ड रह जाता है। दोबारा आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको तो इनफैक्ट बहुत सारी जो है वो मुश्किल होगी, क्योंकि पहले से इन्फॉर्मेशन मौजूद है और उस इन्फॉर्मेशन को आप बदल सकते नहीं हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, जाकर उससे एडवाइस ले लें, उससे पता करें कि जो भी कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, वो भी आप पहले से पता कर लें। फिर उस हवाले से आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। थोड़ा सा अगर अरसा लग जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ आप इतना अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कहीं बाहर जाने से, तो उससे अगर 6 माह मज़ीद लग जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एटलीस्ट आप एप्लीकेशन तो सही कर रहे हैं, आपके एप्लीकेशन के सक्सीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। 50 पाउंड अगर दे लें तो आपका जो बाकी पैसा जो है, बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन में लगाएंगे आप, वो आप बचा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। हमारा जो है ये इनफैक्ट ऑफिस पाकिस्तान में भी मौजूद है, वहाँ पे भी आप जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फेसबुक से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्रिएट स्टूडियो में आप कॉल कर सकते हैं, इनसे भी हमारे जो है वो ज़ाती नंबर जो है वो आप ले सकते हैं। जो एडवाइस इनिशियल एडवाइस होती है उसको तो हम एक्चुअली फ्री देते हैं। अगर आप डिटेल एडवाइस लेनी होती है, क्योंकि ये तो हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो वो तो फ्री होती है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन करना चाहते हैं और एप्लीकेशन के कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली हम भी 50 पाउंड चार्ज करते हैं। कहीं भी आप जाएंगे वो चार्ज
करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन तो हम आपको दे देंगे। आजकल जैसे मैं फ़ोन पे बता रहा था कि एप्लीकेशन ऑनलाइन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लैंड में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, तो आपको जो पाकिस्तान में बैठा हुआ एजेंट है उसकी तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी आपको कि उसके पास जाना बहुत ज़रूरी है। आप तो किसी भी इंग्लैंड में बैठे हुए लॉयर के जो है कॉन्टैक्ट ले लें इंटरनेट से, तो उन्हें फ़ोन कर लें, आपके जो पैसे होते हैं वो अकाउंट नंबर भेज देंगे, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दें, आपकी जो फ़ीस पेमेंट होती है आपके अकाउंट के डिटेल दे दें आपके कार्ड के, तो वहाँ से वो आपके कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, वो जो होम ऑफिस ने फ़ीस लेनी है वो ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा उन्होंने क्या फ़ीस ली है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। आपको अब वो पुराने वाला जो सिचुएशन थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप किसी प्रोफेशनल को एंगेज करें, बेशक आप पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट होने से पहले एक वीडियो जारी की थी और इनवाइट किया था पाकिस्तान से लोगों को भी, यूनाइटेड एमिरेट्स के लोगों को भी और यूरोपियन लोगों को भी इनवाइट किया था कि आप ये प्रोग्राम देखें और जो नई चेंजेस की जो शोर मचा हुआ है उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करता जाऊं, क्योंकि ये डेफिनेट है कि क्योंकि ये अभी ये इंफॉर्मेशन जो है वो सोसाइटी में फैल चुकी है, तो बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इनफैक्ट जो जिनका काम ही है लोगों को वर्ग लाना, उनके साथ फ्रॉड करना, वो इस सूरत हाल को इस्तेमाल करेंगे, लोगों को मज़ीद गलत बयानी जो है वो देंगे और उसके साथ वो उनसे पैसे भी ले लेंगे, फिर वो इनफैक्ट जो है आपका पैसा भी ज़ाया करेंगे और अगर होने वाला काम था उसको भी जो है वो बर्बाद करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है और अर्ली स्टेज पे ही मैंने ये प्रोग्राम इसीलिए रखा हुआ है कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी न्यू कैटेगरीज नहीं आई हुई हैं, ये कैटेगरी पहले से ही मौजूद है। और अगर आपने किसी भी कैटेगरी के मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने जो है वो एप्लीकेशन करना है, तो जैसे मैंने कहा कि क्रैश स्टूडियो से हमारा नंबर भी ले सकते हैं, पाकिस्तान में भी हमारा ऑफिस मौजूद है, फेसबुक पे भी आ जा सकते हैं। और उसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास ही आएँ, किसी भी क्वालिफाइड सोलिसिटर या बैरिस्टर के पास आप जाएँ। एजेंट जो हैं बैठे हुए पाकिस्तान में स्पेशली उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वही ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और इसी इन्फॉर्मेशन से फिर वो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जब ये न्यूज़ गर्दिश कर जाती है पूरी सोसाइटी में तो लोग यही समझते हैं कि डेफिनेटली कोई नया जो है यूके ने जो है वो इमिग्रेशन के रूल्स और रेगुलेशन चेंज हुए। कॉमन सेंस इसमें ये बताती है आपको, जब वो आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने नरमी पैदा कर दी है, पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कैटेगरी बना दी है, तो ये सबसे पहले अलार्मिंग जो है वो नोटिस आपके जहन में जाना चाहिए कि पाकिस्तान और यूके का कोई स्पेशल कोई रिलेशनशिप है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कर दी हैं और दूसरे दुनिया के लिए नहीं है। तो ये सबसे पहले आपको कॉमन सेंस, जैसे मैं कह रहा हूँ, कि आपको यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो बात कह रहे हैं वो गलत बयानी है, वो इनफैक्ट ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें कुदाल में जैसे कहते हैं कि काला है, जब ये बात करेंगे तो फिर आप पे फ़र्ज़ बन जाता है कि आप तस्दीक करें इस खबर को। जब आप तस्दीक नहीं करेंगे, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू इस्लाम हज़ूर पाक की हदीस भी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे आगे मत फैलाएं जब तक उसकी तस्दीक ना की जाए कि वो इंफॉर्मेशन सच्ची है या नहीं है। तो इसीलिए ये इस्लाम में रिक्वायरमेंट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है उसको पहले तस्दीक कर लें, फिर उसको आगे फैलाएं। और जैसे मैंने कहा कि ये तो अभी सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे जितने कॉल्स जो हैं वो आ रहे हैं, जितने ईमेल्स आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, हमारे मुख्तलिफ जो दोस्त हैं जो लॉयर्स हैं, उनको जो है इंफॉर्मेशन, हमारे पाकिस्तान वाला दफ्तर में जो बैठे हुए हैं उनको जो है इनफैक्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद हम बात को मज़ीद जारी और सारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं आपसे एक लीगल एडवाइस लेना चाहता हूँ कि मुझे ना 2 साल 6 महीने हो गए हैं मेरा ना, तो ये मुझे 2.5 साल का साइलम के सिलसिले में 2.5 साल का वीज़ा मिला था। तो उसके बाद मेरे 2.5 साल पूरे हुए तो मैंने ना एक्सटेंशन के लिए भेजा हुआ है अपने वकील के थ्रू, लेकिन जो है ना 2 साल 6 महीने हो गए हैं, कोई जवाब ही नहीं वो दे रहे। वो जब भी कॉल करते हैं वो कह रहे हैं जी वेट करें। उसमें से एक मेरा बेटा जो है ना यहाँ पे पैदा हुआ है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, वो उस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो मैंने उसके लिए ब्रिटिश अप्लाई करना, रूल के मुताबिक जो है ना वो 10 साल उसके यहाँ पे पूरे हो गए बॉर्न हुए।
देखो उसके लिए तो 10 साल का जो बच्चा है उसके लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके आपके एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने 10 साल यहाँ पे पैदा हुआ था, 10 साल उसके मुकम्मल हो चुके हैं, तो फिर तो उसका आप डायरेक्ट जो है ब्रिटिश पासपोर्ट भी ले सकते हैं, ये रूल है अगर यहाँ से पैदा हुआ है। तो जो आपका एप्लीकेशन है 2.5 ईयर तक अगर उन्होंने आपको जवाब नहीं, अगर पहले आपको उन्होंने ऑलरेडी दे चुके थे 2.5 का, जब आपने जी एक्सटेंशन अप्लाई की है तो वो फिर उन्होंने, लेकिन असाइलम में 2.5 ईयर तो होते ही नहीं है भाई, वो तो 5 साल का होना चाहिए था ना। 2.5 ईयर कैसे दिया आपको उन्होंने? वो पहले सर, से। उन्होंने जो जो पहले रूल था ना 2011 में, उन्होंने हमें ना देखो 2011 कहाँ, 2023 कहाँ, ये तो 11-12 साल की बात कर रहे हैं उसमें। सॉरी 2018 में ना हमें ना दिया था 2.5 साल का। तो ऑब्वियसली देखें, ये अगर ऐसे जो भी दिया उन्होंने, मुझे नहीं पता क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। अगर उन्होंने दिया है तो ये वेरी स्ट्रेंज है कि उन्होंने ये 2.5 क्यों दिया, वो तो इनफैक्ट 5 साल का होना चाहिए था। एनीवे अगर उन्होंने दे दिया है तो अब 2.5 ईयर हो चुके हैं, आपने एक्सटेंशन अप्लाई किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो ये डेफिनेटली या तो आपके वकील ने एप्लीकेशन नहीं डाला, उससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं आई है कि आपने एक्सटेंशन डाला हुआ है। सर आई है, मेरे पास पेपर है, हमने उनको ना कॉल भी किया होम ऑफिस को 2-3 मरतबा। वो कह रहे हैं जी आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो आप वेट करें, हम इसका कोई अभी जवाब नहीं दे सकते। देखो मसला ये है कि जो आजकल उन्होंने इन्फॉर्मेशन, जो जब आप फ़ोन करते हैं तो वो होम ऑफिस वाले से आप बात नहीं कर रहे होते हैं, वो इन्होंने एजेंसी, मुख्तलिफ एजेंसी जो है उनको इन्होंने कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, वो एजेंसी आपका टेलीफोन आंसर करती है, उनके पास होम ऑफिस के जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन या डेटा है वहाँ तक रसाई नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ वो इतना उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि जब वो आपका रेफरेंस डालेंगे तो उनकी स्क्रीन पर इतना ही आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है। इसके अलावा ना वो ज़्यादा आपकी कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ना ही वो आपकी मदद कर सकते हैं, ना ही वो इनफैक्ट होम ऑफिस जो केस वर्कर है उसको वो फ़ोन कर सकते हैं। उनकी भी खुद की भी रसाई नहीं होती है होम ऑफिस तक। तो ये अगर 2.5 ईयर हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट आपके पास मौजूद है, आपके वकील को चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट नोटिस जो है उनको भेजे, कि 21 डे का नोटिस उन्हें भेजें कि 21 डे के अंदर अंदर हमें जवाब चाहिए कि एटलीस्ट ये वजह क्या है जिस वजह से हमारा एप्लीकेशन डिसाइड क्यों हो रहा है। क्योंकि जब एक दफ़ा फैसला हो गया कि आपको असाइलम मिल गई है, फिर उसकी एक्सटेंशन में, मैंने ये पहली दफ़ा सुना है कि एक्सटेंशन में इतना टाइम लगा रहे हैं। एक्सटेंशन में तो 3 माह या 6 माह का मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा बिजी हैं तो। वो इतना इतना ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता 2.5 ईयर। इसमें कोई डेफिनेटली कोई कॉम्प्लिकेशन है। इसमें आपका वकील आपके पास मौजूद है, उसे कहें कि एक स्ट्रिक्ट लेटर लिखे, उनको 21 डे का नोटिस दें कि भाई साहब हमें हमारी एक्सटेंशन चाहिए या वजह चाहिए कि ये क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर वो नहीं करते तो उन्हें कहा कि जुडिशल रिव्यू हाई कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे आपका फैसला, क्योंकि 2.5 ईयर जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है। और आप अगर जुडिशल रिव्यू का ये नोटिस देते हैं तो मोस्ट लाइकली आपको वो जवाब भी दे देंगे। और अगर ऐसे नहीं है तो अपना जो लोकल एमपी है उसके पास भी जाएं, उसे कहेंगे कि लेटर लिख दे, उसका यही होगा। लोकल एमपी को ज़्यादातर वो यही जवाब देंगे कि जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उसे कहें कि एमपी को कि उसमें ये तो पेंडिंग तो हमें भी पता है पड़ा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन देने की क्या ज़रूरत है। उसको ये कहें कि जब लेटर लिखेगा एमपी कि उसमें ये लिखे कि पेंडिंग इतने अरसे से क्यों पड़ा हुआ है, वजह क्या है, ये वो रीज़न मांगे उनसे। तो फिर जो है ना आपको पॉसिबल है कि शायद मूवमेंट वो हो। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि 21 दिन का नोटिस दें आप उनको अपने वकील के ज़रिए। अगर वो 21 दिन के अंदर जवाब नहीं देते तो फिर जुडिशल रिव्यू के लिए चले जाएँ। उसमें ये होता है कि आप एप्लीकेशन इशू कर देंगे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट का जो जवाब दावा जो उन्होंने दर्ज करना होता है वो इनफैक्ट जो टाइम पीरियड होता है वो जो 21 दिन का, उसके अंदर अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन इतने अरसे में क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसमें क्या वजूहत क्या हैं। क्योंकि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप रेफ्यूजी हैं तो फिर एक्सटेंशन में तो कोई डिले होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो यानी कि कॉमन सेंस है या इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने बात की हुई है। तो सर मैंने ना, मैं सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, मैंने ना एमपी को भी इन्वॉल्व किया है, तो एमपी को भी वो यही कह रहे हैं कि जी पेंडिंग है, हम अभी कोई ना इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले रहे। देखो तो यही वो तो भी मैं, हमें यही या कह रहा है कि आप जो है ना वेट करें, जैसे ही हमें कोई जवाब आएगा तो हम आपको ना आप बताएंगे। लेकिन सिर्फ यही, हमको भी, मेरे सोलिसिटर को भी यही कह रहे हैं, उसने मुझे उसका सबूत भी दिया है कि ये देखो होम ऑफिस ने मुझे वो ईमेल के जरिए वो दिया है कि अभी आप पेंडिंग है केस, आप वेट करें।
नहीं नहीं, ये गलत बात है। आपके वकील को ये ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इतना अर्सा अगर आपको हो गया है तो फिर आपको डेफिनेटली 21 डे का नोटिस उसे कहें, वो नोटिस बचाए। और क्यों आपको कितना अरसा हो गया इधर? लगता है आपको तो काफ़ी अरसा हो गया ऑलरेडी पहले सर से। मैं 2011 में आया था इधर। वो तो 12 साल वैसे ही हो गए। बच्चे भी आपके 7 साल के बेसिस पे, तो अगर आपके 10 साल तो आप कह रहे हैं कि बच्चा इधर हो गया, पैदा हुआ है, तो हाँ जी, वो 7 साल के बेसिस पे ही आपको स्टे मिल जाती है बच्चे की ग्राउंड पे। तो ये तो इनफैक्ट टोटली जो है आपके साथ ज्यादती है। आप उन्हें कहें कि 21 डे का नोटिस दे वकील आपने को। अगर वो नहीं देता, कुछ वकीलों की जरूरत नहीं होती है होम ऑफिस के साथ कोई इस तरह की धमकी देने की। अगर नहीं है तो हमारे पास आए, हम दे लेंगे, हमारी बात वो सुन भी लेते हैं। हम यानी कि जहाँ पे गलत बयानी वो जो ज्यादती कर रहे हैं, तो हम उनको ठोक कर जवाब देते हैं कि भाई साहब ये दिस इज़ नॉट ऑन। आप कोई वजह नहीं है आपके, मैं एज ए लीगली मैं कोई इमिग्रेशन के हवाले से कोई रूल्स और रेगुलेशन ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इतनी डिले होनी चाहिए। तो आपको नोटिस भेजें उनको। अगर नोटिस के अरसे में वो दे देते हैं, तो नहीं देते हैं तो फिर जुडिशल रिव्यू के लिए चले जाएं। 21 डे के अंदर अंदर उनको अदालत को जवाब देना पड़ता है। वहाँ पे वो ये नहीं कर सकते कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि पेंडिंग तो पड़ा हुआ हमें भी मालूम है। वो वहाँ पे उनको जवाब देना पड़ेगा पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा लीगल जवाज़ नहीं है पेंडिंग पड़ा रहने का। तो आप ट्राई करें, अगर आपका वकील करता है, अगर नहीं करता तो हमारा नंबर स्टूडियो से ले लें, तो हम उनको जो है ना केस आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो हम उनसे ख़ुद पता कर लेंगे कि इनफैक्ट मेरे बच्चे ना ट्रबल में हैं, पुलिस के वो ना इन्वॉल्व हैं। 2 मेरे बच्चे जो हैं वो छोटे आए थे, वो ना बस कहा नहीं मानते, तो उसकी वजह से ना एक बेटा जो है ना मेरा, वो पुलिस की, दोनों जो है ना मेरे पुलिस की ट्रबल में है। तो मेरा उनकी वकील उम्र कह क्या रहा है कि है? इनकी वजह से जो है ना, एक ही उम्र है सर 22 ईयर, और एक ही एज है अभी 17 साल। तो उनके एप्लीकेशन तो सेपरेट गए हुए हैं कि तुम्हारे एप्लीकेशन के साथ है? कि जो मेरे एप्लीकेशन थी वो सेपरेट गई थी, उसमें से मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसका वीजा उसका उन्होंने भेज दिया हुआ है। जो मेरा बेटा वो जो बड़ा है 22 साल का, उसकी एप्लीकेशन सेपरेट गई थी, उसका नहीं भेजा। जो मेरे साथ 17 साल का मेरा बेटा है ना अभी, वो मेरे साथ है, लेकिन वो भी मेरे साथ नहीं रहता, वो भी ना सोशल के पास चला गया। तो मेरी सोलिसिटर कहती है कि उसके वो देखो यार, तुम्हारे तुम अंडर जो है ना, एप्लीकेशन गई तुम्हारा है। एप्लीकेशन ऑब्वियसली वो बच्चों की वजह से उन्होंने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की हुई है, लेकिन उसका 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 जो है ना वो जो क्या कहते हैं, बोझ आप पे नहीं होना चाहिए। वो तो अगर बच्चों ने कुछ किया हुआ तो आपका तो एप्लीकेशन एटलीस्ट क्लियर उन्हें करना चाहिए ना। ये आपका जैसे आपने मुझे बताया अभी, ये ऑब्वियसली आपका एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आपको बहुत अच्छा बैरिस्टर और वकील चाहिए। ये को आपके वकील की बस की बात नहीं है जो ऑलरेडी कर रहा है इसे। आप बेहतर है कि वकील बदल लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और ये प्रॉब्लम तब भी हल होगी जब इंडिविजुअल पीपल सेपरेटली जो है वो डील, जो लॉयर है डील करेगा, होम ऑफिस को उसका बताएगा और आपको उनसे सेपरेट करेगा, तब जाकर आपका मामला हल होगा। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, वक्त हो रहा है, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक आपको दोबारा मिलें। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।